नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर लगातार हम एमसीक्यू वीडियो लेके आ रहे हैं। ये सेकंड एमसीक्यू वीडियो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। कल हमने एक वीडियो देखा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एमसीक्यू के बारे में और विद रैशनल हमने उसको सॉल्व किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो या तो एग्जाम में पूछे हुए हैं या मैं ये समझता हूँ कि आगे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू में सबसे पहले है द बेस्ट अप्रोच टू प्रिवेंट कोलेरा एपिडेमिक इन ए कम्युनिटी इज। कोलेरा एपिडेमिक को कम्युनिटी में प्रिवेंट करने के लिए, कोलेरा को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है, ये क्वेश्चन में पूछा है। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट है मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस विद टेट्रासाइक्लिन। हमने पढ़ा था कि कीमोप्रोफाइलैक्टिक ड्रग ऑफ चॉइस जो रहती है कोलेरा की वो टेट्रासाइक्लिन है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मास मतलब जनरल, मतलब सारी पॉपुलेशन को टेट्रासाइक्लिन दवाई जो है वो एज ए प्रोफाइलैक्सिस दे दी जाए। दूसरा वैक्सीनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल जो है उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। थर्ड वन हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन दी जाए सबको। एंड लास्ट वन सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर और सैनिटेशन जो है उनको जो है सेफ किया जाए, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्या तरीका है जिससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं कोलेरा एपिडेमिक को, जो है प्रिवेंट कोलेरा को प्रिवेंट करने के लिए। तो कुछ लोग ठीक जा रहे हैं, देखिएगा कीमोप्रोपाइलेक्सिस विद टेट्रासाइक्लिन जो है वो हम ये तरीका नहीं है, हालांकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है लेकिन ये तरीका नहीं है कोलेरा के प्रिवेंशन का कि आप वहां पे जो है कीमोप्रोपाइलेक्सिस के रूप में जो है हर मरीज को जो है टेट्रासाइक्लिन दी जाए। तो ये तरीका सही नहीं है। वैक्सीनेशन जो है उससे कोलेरा जो है वो 100% प्रिवेंट नहीं होता है, तो ये भी बेस्ट तरीका नहीं माना जाता है। हेल्थ एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा ही कोलेरा को प्रिवेंट किया जाता है, ये हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ा है। लेकिन हेल्थ एजुकेशन में भी कौन सी हेल्थ एजुकेशन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि कोलेरा जो है वो अगर हाइजीन मेंटेन किया जाए तो कोलेरा को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सेफ वाटर एंड सैनिटेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये हेल्थ एजुकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोलेरा एपिडेमिक को। पैटन कॉफर जो है नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ये बताया कि अगर लोकल सैनिटरी कंडीशन को इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये सबसे बेस्ट वे है कोलेरा को स्टॉप करने का। रॉबर्ट कोक जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पल्मोनरी कॉक्स के बारे में बताया, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, उन्होंने या वो ये मानते थे कि जो क्वारंटीन है और डिसइंफेक्शन है वो एकमात्र तरीका है कोलेरा को रोकने का। तो वो भी एक अच्छी अप्रोच थी, लेकिन यहाँ पे जवाब बनेगा सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। तो ये जो ट्राइसोडियम सिट्रेट ओआरएस के अंदर होता है, ये ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है, इस ट्राइसोडियम सिट्रेट का जो है क्या काम है, क्या इसके बारे में सही बात है। तो ये जो ट्राइसोडियम सिट्रेट है ओआरएस के अंदर, जो ट्राइसोडियम सिट्रेट काम में लिया जाता है, ये डब्ल्यूएचओ ने इसलिए यूज लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाता है ना, मोर स्टेबल बनाता है। ये क्या करता है, जो ओआरएस है उसको ज्यादा क्या बनाने का काम करता है, स्टेबल, ज्यादा स्टेबल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्यादा स्टेबल। तो अगर आप इन चार लाइन में कंपैरिजन करें तो टेस्टियर, चीपर और न्यूट्रिशियस की बात तो की नहीं हमने, हमने बोला स्टेबल बनाता है। स्टेबल का मतलब होता है इसकी सेल्फ लाइफ जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज, है ना। ये ए यहाँ पे जवाब रहेगा कि ये ट्राइसोडियम सिट्रेट जो होता है वो ओआरएस की वो ज्यादा क्या बनाता है, स्टेबल, इसकी सेल्फ लाइफ को क्या करता है, इंक्रीज करने का, इंप्रूव करने का काम करता है। ये जो ट्राइसोडियम सिट्रेट है ये जब ओआरएस की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है तो नंबर ऑफ स्टूल जो है वो कम हो जाते हैं। डायरिया और स्पेशली कोलेरा टाइप के डिजीज के अंदर नंबर ऑफ स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा होता है और एकदम फल्मिनेंट वाटरी डायरिया होता है, जिसको हमने राइस वाटर स्टूल बोलते हैं हम। तो वो जो राइस वाटर स्टूल है उसमें डायरिया को बहुत लेस करने के लिए, स्टूल के आउटपुट को कम करने के लिए ओआरएस जो होता है उसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को।
सोडियम और वाटर का। और जब सोडियम और वाटर का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होने लगेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्सेस होने लगेगा तो डेफिनेटली आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा और डायरिया को प्रिवेंट करने में बहुत अच्छी से मदद करता है। तो ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है वो ओआरएस को स्टेबल बनाता है, इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, जिससे डायरिया जो है वो मिनिमाइज होता है। कोलेरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें राइट वाटरी स्टूल आता है। अच्छा, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेरा जो होता है उसको फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोला जाता है। पब्लिक हेल्थ का फादर कौन है अगर ये पूछा जाए तो कोलेरा है। हालांकि कुछ लोग जो है जॉन स्नो जिन्होंने इसके बारे में इसको बताया उनको बोलते हैं, लेकिन बेसिकली कोलेरा ही फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2007 के अंदर रिसेंटली आउटब्रेक हुआ था कोलेरा का और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जॉन स्नो जो है उसने कोलेरा और वाटर के बीच में जो है वो बताया कि इन्फेक्टेड वाटर से कोलेरा होता है, ऐसा उन्होंने सबसे पहले बताया था। तो ये पूरी कहानी रहती है। और रॉबर्ट कोच थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है इसका बेसिलाई जो है विब्रियो कोलेरी जो है उसको बताने का काम किया कि इस बीमारी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है, ये रॉबर्ट कोच ने बताया था। लेकिन कोलेरा और ड्रिंकिंग वाटर के बीच में जो लिंक है वो जॉन स्नो ने बताया था। कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ माना जाता है और कोलेरा के प्रिवेंशन का एकमात्र तरीका है ओआरएस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Next one, 12 kg child with diarrhea, fluid to be replaced in first 4 hours. बच्चे का उम्र जो है वो कितना है, 12 सॉरी वजन है 12 किलो और उसको डायरिया हो रहा है और उसको फ्लूइड रिप्लेस करना है। तो पहले 4 घंटे का फ्लूइड रिप्लेस जो है वो आप कितना करेंगे इस तरीके के चाइल्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन के लिए हम जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन है 0 to 400 ml, 400 to 800, 800 to 1200 और 1200 to 1600 ml। देखिएगा, वैसे जब हम पीडियाट्रिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर फ्लूइड हम अलग से पढ़ते हैं कि किस तरीके से फ्लूइड रिप्लेस किया जाता है या रिप्लेस करने का क्या तरीका रहता है। लेकिन जो रिप्लेसमेंट का मेथड रहता है कि अगर अपन वजन के हिसाब से रिप्लेसमेंट के लिए जाएं तो पहले 10 किलो के वजन के लिए 100 ml पर केजी से देते हैं। तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो 1000 ml तो हो ही गया, है ना। तो 400 ml मतलब रिप्लेसमेंट जो किया जाता है वो 100 ml पर केजी से करते हैं, 100 ml पर केजी। तो अगर हम पहले 10 किलो के लिए जाए तो ये दो जवाब तो गलत ही हो गए, तो 1000 तो हो ही गया और 2 किलो के लिए 200 और हो जाता है, तो 1000 और 200 1200 होता है। तो लगभग 800 से 1200 ये ज्यादा अच्छा, 1600 जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, 800 टू 1200 ml। ये एक रफ आइडिया होता है, हालांकि जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। लेकिन एक डायरिया का बच्चा है और वेट 12 किलो है तो 100 ml पर केजी से आप फ्लूइड काउंट कर लो और 100 ml पर केजी से जब अपन काउंट करते हैं तो 1000 से 1200 ml आएगा, जो ऑप्शन है 800 से 1200 ml। ये आंसर यहाँ पे बनेगा। फ्लूइड कितना देंगे 12 किलो के बच्चे में फर्स्ट 4 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट वन है बेस्ट डिसइंफेक्ट फॉर कोलेरा स्टूलीज। कोलेरा की बीमारी के अंदर जो स्टूल होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट जो है वो काम में लिया जाता है या जो बेस्ट है जिसको यूज लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, क्रेसोल, कोल्टार, फॉर्मेलिन। देखो हाँ आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन दो बातें हैं। ब्लीचिंग पाउडर सॉरी जो है कोल्टार और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नॉर्मली यूज नहीं लिए जाते हैं इस तरीके से एज ए डिसइंफेक्टेंट यहाँ पे। तो ये दो तो जवाब बनने वाले नहीं है। अगर कंफ्यूजन होता है तो क्रेसोल और फॉर्मेलिन दो चीजें हैं। फॉर्मेलिन जो है उसका यूज ज्यादातर जो है यहाँ पे नहीं करके फ्यूमिगेशन और इस तरीके की चीजों में किया जाता है। तो स्टूल को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यहाँ पे क्या काम में लिया जाता है, क्रेसोल, फॉर्मेलिन यहाँ पे नहीं रहता है। तो क्रेसोल एज ए बेस्ट डिसइंफेक्टेंट माना जाता है कोलेरा स्टूल का। स्टूल एग्जामिनेशन के द्वारा डायग्नोसिस करते हैं और उसका बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो है वो किसको माना जाता है, क्रेसोल को। इन ओआरएस लीस्ट अमाउंट इन ऑफ, ओआरएस के अंदर लीस्ट अमाउंट के अंदर क्या चीज होती है, मतलब ओआरएस का जो कंपोजिशन है उसमें सबसे कम क्या होता है। सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज। 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5 ये कंपोजिशन है। अब आप देख सकते हो सबसे कम किसको बोला हमने, सोडियम सिट्रेट हम कितना पढ़ते हैं 2.6, ये सारी वैल्यू ग्राम में है। 1.5
2.9 और 13.5, ये वैल्यू होती है सारी की सारी किसमें, ग्राम में। तो 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, पोटेशियम क्लोराइड। यही सवाल ने पूछा है लीस्ट अमाउंट में क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वहां पे लीस्ट अमाउंट होता है, मैक्सिमम क्या होता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव पीरियड ऑफ एडिज मॉस्किटो फॉर क्लासिकल डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर। डेंगू फीवर का ही दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। तो जो ब्रेक बोन फीवर होता है उसमें जो एडिज मॉस्किटो है उसका क्लासिकल जो है इन्फेक्टिव पीरियड कितना होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। इन्फेक्टिव पीरियड कितना होता है, मतलब कब तक वो इन्फेक्टेड कर सकता है, हैव यू एनी आइडिया। फॉर एग्जाम्पल एडिज मॉस्किटो है, जिससे क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। तो ये एडिज जो मॉस्किटो है, ये इनफेक्ट इसका इन्फेक्टिव पीरियड एडिज मॉस्किटो का कितना होता है डेंगू फीवर के पॉइंट ऑफ व्यू में। फॉर एग्जाम्पल एडिज मॉस्किटो बाइट एंड डेंगू फीवर अकर, तो कितने टाइम तक वो उसको इन्फेक्टिव पीरियड के अंदर अपन काउंट करेंगे, और उसके बाद में जो है एडिज मॉस्किटो जो है उसके द्वारा डेंगू जो है स्प्रेड आउट होना बंद हो जाता है। एनी आइडिया। फर्स्ट ऑप्शन इज 10 to 20 days, इज इट ट्रू। सेकेंड वन इज 20 to 30 days, थर्ड वन इज 30 to 40 days। देखिएगा डेंगू फीवर हमने पढ़ा, और अगर आपने ढंग से उस लेक्चर को देखा है तो आप जवाब दे पाएंगे। क्या जवाब होना चाहिए, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और लाइफ लॉन्ग। या कुछ लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस क्यों जवाब दे पा रहे हैं, मतलब उनके पास में रैशनल है, शायद शायद ना हो, लेकिन आपका जवाब सही है, इट्स लाइफ लॉन्ग। देखो एडिस मॉस्किटो कभी भी काटेगा तो डेंगू होगा, तो इसका कोई इन्फेक्टिव पीरियड नहीं होता, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हमने कम्युनिकेबल डिजीज नहीं पढ़ा, तो वो काटेगा तो होगा, तो ये लाइफ लॉन्ग बात हो गई। ऐसा नहीं है कि वो 10 से 20 दिन के पीरियड में काटेगा तभी होगा और उसके बाद में नहीं होना बंद हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है ना। अगर कुछ किसी भी एनिमल को रेबीज है और उसका बाइट होगा तो ह्यूमन बींग को रेबीज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर के बारे में कौन सी बात जो है वो सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपनिया, ये डेंगू हेमरेजिक फीवर है। डेंगू हेमरेजिक फीवर का मतलब होता है डेंगू का वो टाइप जिसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फल्मिनेंट थ्रोम्बोसाइटोपनिया होता है। तो ये तो सही बात है कि उसमें थ्रोम्बोसाइटोपनिया होता है, इसलिए ये जवाब तो नहीं बन सकता। दूसरा ऑप्शन के लिए जाए हिपेटोमेगेली, तो डेंगू में लीवर जो है उसका एनलार्जमेंट होता है, हेमरेजिक फीवर में भी होगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी जवाब नहीं होता है क्योंकि पेटोमेगली होता है ना। ये तो कॉमन बातें हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। अब दो बातें लास्ट की इंपॉर्टेंट है, वन इज शॉक एंड वन इज प्लाज्मा लीकिंग। दो बातें हैं, विच इज द करेक्ट वन। मैक्सिमम पीपल प्लाज्मा लीकिंग का बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि आपका ये जवाब भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम दो अलग अलग एस्पेक्ट है। हेमरेजिक फीवर में शॉक नहीं होता है, और शॉक हो जाए तो उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोल देते हैं, है ना। तो शॉक जो है उसकी इसके आगे की कंडीशन है। इन डेंगू हेमरेजिक फीवर देयर इज नो शॉक, बट प्लाज्मा लीकिंग अकर ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज प्रेजेंट एंड हिपेटोमेगली डेफिनेटली होता है। तो ये तीन होती है, पर शॉक जो होता है वो नहीं होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या चीज नहीं होती है, कौन सी चीज सही नहीं है, तो शॉक इज नॉट करेक्ट। तो ये यहाँ पे जवाब बनेगा, सी इज द करेक्ट वन, शॉक। नेक्स्ट वन है 10-year-old चाइल्ड विद अनप्रोवोक्ड डॉग बाइट कम टू यू, एप्रोप्रिएट एक्शन इज। 10 साल का बच्चा है और डॉग बाइट उसको हुआ है, आपके पास में आया है, अनप्रोवोक्ड डॉग बाइट है, प्रूव नहीं हो रहा है लेकिन डॉग बाइट हुआ है। तो क्या अप्रोप्रिएट एक्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट वन है विदहोल्ड वैक्सीन एंड ऑब्जर्व डॉग फॉर 10 डेज, जिस कुत्ते ने काटा उसको 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करेंगे, वैक्सीन विदहोल्ड करेंगे। गिव सेल कल्चर डेराइड वैक्सीन, वैक्सीन दे देंगे। नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी, कोई एक्शन लेने की जरूरत है ही नहीं। किल द डॉग एंड सेंड ब्रेन फॉर बायोप्सी, कुत्ते को मारो और उसके दिमाग को बायोप्सी के लिए बायोप्सी के लिए भेजो। देखिएगा आई डोंट नो, लेकिन इस तरीके के इररिलेवेंट ऑप्शन एग्जाम में आए हुए हैं। तो कोई फर्दर एक्शन नहीं लेंगे, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, और कुत्ते को मार के उसके दिमाग को बायोप्सी के लिए भेजना इज नॉट द करेक्ट। तो ये दो तो इररिलेवेंट आंसर है।
किसी भी क्वेश्चन में दो ऑपोजिट जब ऑप्शन होते हैं तो जवाब वहीं पे होता है। जैसे ए ऑप्शन कह रहा है कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे और बी ऑप्शन कह रहा है कि वैक्सीन लगाएंगे, और अब मैं आपके अंतर्मन की आवाज सुन रहा हूं कि आप कह रहे हैं वैक्सीन लगाएंगे, और जो कि जवाब बिल्कुल सही है। कि वैक्सीन लगाएंगे, गिव सेल कल्चर डेराइव्ड वैक्सीन। वैक्सीन को विदहोल्ड नहीं करते हैं, 10 दिन तक कुत्ते को देखते रहेंगे और वैक्सीन नहीं लगाया और कुत्ता चला गया तो आपका जाना तय हो जाता है। तो फॉर सेपर्साइड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन देते हैं, ये हमने पढ़ा है रेबीज के अंदर। कुत्ते को ऑब्जर्व करना ही है लेकिन वैक्सीन भी लगाना है। कुत्ता चला गया तो आपके लिए रिस्क ज्यादा है, कुत्ता बच गया तो आप बच गए, ये तय है। तो गिव सेल कल्चर डेराइव्ड वैक्सीन, बी इज द करेक्ट वन। तो इंडिया के अंदर ट्रेकोमा को कंट्रोल करने की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, थर्ड है क्लेरिथ्रोमाइसिन और फोर्थ वन है पेनिसिलिन। इंडिया के अंदर ट्रेकोमा को कंट्रोल करने की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ट्रेकोमा भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसके कंट्रोल की ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे आपको बतानी है। एजिथ्रो, टेट्रा, क्लेरिथ्रो और वन इज पेनिसिलिन। विच इज द करेक्ट वन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग सही जा रहे हैं। ट्रेकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन हमने पढ़ी थी। ट्रेकोमा को इंडिया में कंट्रोल करने की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है? एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है यहाँ पे ट्रेकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस में थी। एजिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ट्रेकोमा। नेक्स्ट वन, ट्रू अबाउट टिटनस इज ऑल एक्सेप्ट। टिटनस के बारे में सारी बात सत्य है एक बात को छोड़ के। तो कौन कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है? फर्स्ट वन है टिटनस प्रोटेक्शन 5 ईयर इफ प्रीवियसली इम्यूनाइज। अगर पहले इम्यूनाइज है तो टिटनस का प्रोटेक्शन जो है वो 5 साल का रहता है। इज इट ट्रू? इट्स ट्रू, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये जवाब नहीं है। नेक्स्ट वन, हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट। टिटनस की हर्ड इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। कांट बी इरेडिकेटेड, इसको इरेडिकेटेड नहीं किया जा सकता। एलिमिनेशन इज लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ। एलिमिनेशन तब माना जाता है जब एक केस 1000 लाइव बर्थ पे होता है, तब इसको एलिमिनेटेड माना जाता है। तो टिटनस टॉक्सोइड जो है उसका सही क्या है ए को छोड़ के? तो टिटनस के बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका वैक्सीन है, तो इसमें हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट नहीं होता है। बाकी बातें बिल्कुल सही है। टिटनस 5 साल प्रोटेक्शन करता है, अगर प्रीवियस इम्यूनाइज है तो इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, न हुआ है। और एलिमिनेट माना जाता है तब जब 1000 लाइव बर्थ पे एक से कम जो है वो वहां पे कैश हो। फॉर इरेडिकेशन हमने बोला 0.1 चाहिए एनएनटी के लिए, पर ये एलिमिनेशन माना जाता है। तो ये तीन बातें सही है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो टिटनस की प्रेजेंट नहीं है, ये बात सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है यही पूछा गया। बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है विच इज द लीस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर हार्ट डिजीज का सबसे लीस्ट कॉमन कोज जो है वो कौन सा होता है? हार्ट डिजीज का लीस्ट कॉमन कोज, फर्स्ट वन है रियूमेटिक, सेकंड वन है हाइपरटेंसिव, थर्ड वन है इस्कीमिक और फोर्थ वन है कंजेनाइटल। देखिएगा जितनी भी डेथ होती है रिसर्च के मुताबिक वर्ल्ड वाइड जो है उसका कारण जो होता है वो हार्ट डिजीज है। ये नंबर 1 कोज माना जाता है। तो इस नंबर 1 कोज जो रहता है उसमें कॉमन कोज कौन सा है हार्ट डिजीज का इंडिया में, वो कौन किस तरीके का है वो, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि लीस्ट लीस्ट कॉमन कोज कौन सा है। ड्यूमेटिक, हाइपरटेंसिव, इस्कीमिक और कंजेनाइटल। तो इस्कीमिक तो टॉप पे है ना, इस्कीमिक जो है वो तो टॉप पे है। और इस्कीमिक जो है उसका ज्यादातर हाइपरटेंशन कारण रहता है। तो ये तो कॉमन कॉजेज के अंदर आते हैं। तो ये दो तो जवाब नहीं बनेगी। हमें क्या पूछा है? लीस्ट कॉमन, मतलब बहुत रेयर। र्यूमेटिक और कंजेनाइटल दो बातें हैं। रूमेटिक और कंजेनाइटल में कंजेनाइटल होने की संभावना जो है वो ज्यादा कम रहती है, कंजेनाइटल होने की संभावना कम, र्यूमेटिक की ज्यादा रहती है। तो मतलब दोनों में कंपेयर करें तो सबसे लीस्ट पे किसका नंबर लगता है? कंजेनाइटल का। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है इंडिया के अंदर लीस्ट कॉमन कोज है हार्ट डिजीज का। कंजेनाइटल इज द लीस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया।
नेक्स्ट वन है आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी बिलो। कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल कितने से कम होना चाहिए? नॉर्मल टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो 150 टू 200 होना चाहिए। तो कितने से कम होना चाहिए? मतलब 200 से कम होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 200, सेकंड है 220, थर्ड है 300, फोर्थ है 350। तो 220, 3 और 350 बहुत ज़्यादा है। 200 और लेस देन 200 ये ज़्यादा अच्छा है। तो कितने से कम होना चाहिए? तो 200 से कम होना चाहिए। तो ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये कुछ एमसीक्यू जो है वो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है। इसी तरह की मजेदार एमसीक्यू को पढ़ने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और एक जिम्मेदारी जो मैं कई बार कह चुका हूं और फिर दोहराऊंगा कि एक जिम्मेदारी जरूर उठाए कि इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान प्ले करें, ताकि अगर आपकी वजह से किसी एक स्टूडेंट का भी फायदा होता है तो मैं समझता हूँ कि भगवान ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी जो है हमारी सफल हो जाएगी। तो अपनी इस मेहनत के अंदर आप लोग भी थोड़ा भागीदार बने और थोड़ा सा कष्ट उठाने का कोशिश करें, अपने दोस्त तक ये जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत करें। धन्यवाद।